Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। तीसरे चरण में हाथरस लोकसभा का चुनाव होना है। अगर हाथरस लोकसभा की बात करें तो हाथरस में 19,30,000 मतदाता है जो तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को वोट करेगा। आखिर हाथरस का माहौल क्या है जानने के लिए हमारे साथ में तमाम जो एडवोकेट हैं वो मौजूद हैं, यानी कि इगलास का ये तहसील और तमाम एडवोकेट हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानकारी करेंगे और आखिर माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हाथरस लोकसभा की जनता के मन में क्या है। बाबूजी, आप वकील हैं, सीनियर वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार माहौल क्या रहने वाला है हाथरस लोकसभा का? इस समय भाजपा के विरोध में केवल सत्ता परिवर्तन, जनता चाहेगी कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। ये है बस मेरा कहना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 1991 के बाद से 2024 तक भाजपा की सीट है, यानी परमानेंट राम लहर जो 91 में चली वो आज तक बरकरार है। तो अब क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि ना तो कभी यहाँ पर सपा जीती और ना कभी बसपा, तो अब ये माहौल कैसे बनने वाला है? नहीं, जनता की इच्छा है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, सिर्फ इसलिए। बाकी हमारा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आम जनता के मूड में यह है कि सत्ता का परिवर्तन जरूर होना चाहिए। और जो सरकार पूर्ण बहुमत में रहती है वो कभी विकास नहीं करती। वो विकास नहीं हुआ जी। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भैया, बाकी विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास तो हुआ ही नहीं हमारे यहाँ। तो जो वर्तमान सांसद थे उन्होंने कोई विकास इगलास परिसर में नहीं कराया, इगलास के संसदीय क्षेत्र में नहीं कराया। पता नहीं कहाँ विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। दूसरी ये है कि ये जो बीजेपी है दो चुनावों से जो पूर्ण बहुमत में है, इसलिए ये एरोगेंट हैं बहुत लोग। विकास पे, नौकरी के लिए और जो बाकी की जो चीज़ें हैं उन पे इनका कोई फोकस नहीं है इस तरीके से। और बाहरी लोगों को ला करके चुनाव संसदीय क्षेत्र में लड़ाया जा रहा है, जो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बाहरी तो भैया तीनों ही बोल सकते हैं। देखिए, अगर मौजूदा प्रत्याशी की बात करें बीजेपी के अनूप वाल्मीकि, वो खैर से एमएलए हैं बट राजस्व मंत्री हैं। समाजवादी की बात करें वो सहारनपुर के देवबंद से जसवीर वाल्मीकि, हेम बाबू धनगर की बात करें बसपा से हैं, इंजीनियर हैं, वो आगरा से आए हैं। तो भैया ऐसा क्या है कि हाथरस लोकसभा को अपना प्रत्याशी क्यों नहीं मिल पाता? ये ऐसी विडंबना क्यों? हाँ, मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियों को मैं इसमें एक ही दृष्टि से देखना चाहूँगा, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी गठबंधन हो, सबकी ये नीति है। तो यहाँ का स्थानीय लोगों में नहीं है क्या रिजर्वेशन में? तो यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत सारे हैं जो सक्षम हैं, जो चुनाव लड़ा जा सकता है, उनको लड़ाया जा सकता है, लेकिन इस पर किसी का फोकस नहीं। आपके पास, आप वकील हैं, तमाम लोग राय आपसे लेने भी आते हैं, तमाम लोग मिलने भी आते हैं, तो क्या निष्कर्ष क्या निकाला? एक तो पोलिंग परसेंटेज लगातार कम हो रहा है, पहले चरण में देखा, दूसरे चरण में गिरा। जो मतदान है, क्योंकि सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं कि आप मतदान का प्रतिशत बढ़े, मतदान फिर भी डाउन हो रहा है। क्या मानते हैं किस? इसमें यह है कि लोगों को जो सरकार की नीतियाँ वो पसंद नहीं आ रही, सीधी सी बात है। लोग ये चाह रहे हैं कि हम किसी को भी सत्ते में भेजते हैं, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजते हैं, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही जो संसद है। हाथरस की जनता के मन में क्या है? हाथरस की जनता के मन में निश्चित रूप से बदलाव की स्थिति है। बदलाव में किसकी स्थिति आप मान के चलिए? अब ये स्पष्ट नहीं कह सकते। अच्छा, मुकाबला मतलब फंसा हुआ है? जी जी, मुकाबला फंसा हुआ है। बाबू, क्या कहेंगे? तमाम लोग आपसे राय ले रहे हैं, क्योंकि हम खुद तहसील परिसर में अंदर हैं। क्या माहौल क्या है हाथरस की जनता के मन में आखिर है? हाथरस की जनता के मन में तो मुझे लगता है मुख्य रूप से सत्ता परिवर्तन का ही है। और जैसे जैसे लोगों ने देखा है सत्ता को, क्योंकि भाजपा इस समय सत्ताधारी पार्टी है और उसे देख चुके हैं लोग, 2 चुनाव हो चुके और देख रहे हैं, तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट उन लोगों का, जनता का जो है भाजपा में नहीं है। विकल्प किसको चुनेगी? विकल्प अब लोग देख रहे हैं, जो मिल जाए। वैसे गठबंधन का ज़्यादा मुझे लग रहा है। गठबंधन का मतलब हल्ला जोरों पे? जी जी। इतिहास रच जाएगा क्या हाथरस लोकसभा में? हाँ, आज तक कभी भी समाजवादी जीती नहीं। देखो, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता इतिहास रचा जाएगा कि नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी है, लोकल कोई नहीं है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि किसी का ज़्यादा प्रभाव होगा। और लोग जो हैं भाजपा से अगर मुंह मोड़ेगा तो फिर जाएगा कहाँ?
लौट के विकल्प आपने भाजपा ही दे दिया। नहीं अब नहीं कह रहे हैं परिवर्तन, अब कह रहे हैं कि आपकी भाजपा से मुंह तुड़ेगा जाएगा कहाँ, तो फिर क्या मन में, मैं यही, आप वकीलों वाली बातों में मुझे घुमा दिए कि भैया वो केस आ गया तो ये कार्रवाई देंगे और इस केस का तो भैया ये होना ही होना है। भैया घुमाओ नहीं, सीधा सीधा बताएं। नहीं, वहां से फिर यही लगता है कि वो गठबंधन की तरफ ही जाएगा। अच्छा गठबंधन, अब आई ना बात, आपने भी घुमा दिए। दादा बहुत चुनाव आए गए, वो वकालत बड़े दिन से आप तहसील में कर भी रहे हैं, तो अच्छा वकील नहीं है, आम जनता, तो क्या लग रहा है आम जनता ने इस बार मन में क्या ठाना है, माहौल किस तरफ जाने वाला है? आम जनता का जो माहौल है, जो दिखने को मिल रहा है आज के माहौल में, आज के दौर में, आम जनता वास्तविकता से परिवर्तन चाहती है। ये बिल्कुल हकीकत है। प्रत्याशी का परिवर्तन या योगी मोदी का भी परिवर्तन? देखिए, मोदी जी का ही परिवर्तन, हाँ, भाजपा का परिवर्तन चाहती है। भाजपा परिवर्तन। आप क्या कहेंगे भैया? हाँ, यही कहेंगे सब, भाजपा का परिवर्तन होना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक माहौल में सारा माहौल रम गया, भैया ने एक ने कह दी तो सबकी आवाज वही है, या कुछ है अपने कुछ मुद्दे भी हैं, आखिर क्या वजह वो कौन सी है? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई और तमाम 3 तलाक ये वो तमाम, हमने रोड का जाल बनवा दिया, तमाम बड़े कार्य हैं जो बीजेपी सरकार में के। परिवर्तन आखिर क्यों? परिवर्तन की कोई वजह, कौन सा विकास ऐसा है जो अछूता रह गया? परिवर्तन की मेन वजह क्या रहने वाली है? देखो, रोजगार मुद्दा भी है, इन्होंने मतलब रोजगार नहीं दिया, बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहती हैं ये, और किसान भी परेशान है इनसे, तो इसलिए ये चाहते हैं कि मतलब सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। किसान परेशान बता रहे हैं भैया, और कह रहे कि वो किसान वो कह रहे हैं कि हमने वो किसान सम्मान निधि, ये निधि वो निधि, ऐसा है, आधों को मिलती है किसान निधि, आधों को नहीं। जिसको नहीं मिल रही वो बुरा मानना है। लेकिन सही बात तो वो सही कह रहे हैं जो बुरा मानने का है। किसान भी परेशान है, जनता भी परेशान है। 5 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो से पार पड़ जाएगी। कितना मिलना चाहिए? अरे हम लोग 5 किलो से जीवन कट जाएगा, और बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अरे नहीं मिले वो बढ़िया है, मेहनत करनी चाहिए अपने पे। हम लोग मेहनत करें और मेहनत का खाएं। 5 किलो मिलता, 4.5 किलो पूरा नहीं मिलता, कटौती हो रही है। और क्या। और भाजपा में अब की गिरावट तो आ रही है परसेंटेज में, ये निश्चित है। वो पहले जैसी नहीं है, हर एक आदमी चाहता है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन दादा बता रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए, क्या कहेंगे? परिवर्तन लग रहा है इस बार? हाँ जी, परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि जब मोदी जी ने 2014 का चुनाव लड़ा तो तब उन्होंने क्या क्या सपने दिखाए थे जनता को, उनमें से एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा दादा, बीजेपी के लोग बखान कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। बोलते हम धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, सड़कें हमने तैयार करवा दी, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, बिजली, तमाम, एक्चुअली सब पदाधिकारी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन हकीकत जानने के लिए हम आप आए, आप एडवोकेट हैं, आपसे तमाम लोग राय लेने के लिए आते हुए हैं, तमाम लोगों से, क्योंकि राजनीतिक गलियारा अब गर्म हो चुका है, तो माहौल क्या रहने वाला है? लोग आते हैं, आपकी बात सुनते हैं, क्या मन में ठाना है? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 2014 में मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे 15-15 लाख की सुन रहे थे कि प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, सभी जनता के खाते खुलवाए, किसी महिला पे या किसी बुजुर्ग पे कुछ पैसा भी पड़ा था वो भी नोटबंदी में बंद करा के वो बंद करा दिया। तमाम लोग जाके उस लाइनों में भी जाके शहीद हो गए। किसानों की आप देख ही रहे हो कि कितने किसान शहीद हो गए। वैसे ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, जबकि किसानों से ये राजी खुशी भी लेने नहीं गए कि किसानों के साथ क्या हाल रहा। करीब 14 महीने के करीबन दिल्ली में किसान पड़ा रहा। अब कुछ दिन पूर्व पंजाब से किसान आए, बॉर्डर पे ऐसे इन्होंने कीले ठोक दी जैसे आतंकवादी आ रहे हों। वो तो किसान थे, आतंकवादी नहीं थे। ये पाकिस्तान तो जाके मिलाते थे, लेकिन किसानों से मिलने के लिए समय नहीं है इन पे। आप भी देख रहे होंगे कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में कितने रहे और विदेश में कितने रहे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी यात्राओं का खर्चा निकाल लीजिए। यदि इनकी यात्राओं का खर्चा निकाल के आम जनता में बांट दिया जाए तो देश खुशहाल हो जाएगा, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। यदि इतना ही पैसा जो इन्होंने धन्ना सीटों का माफ किया है किसानों को दे दो, आमदनी दुगनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। और जो पॉलिसी बता रहे हैं उज्ज्वला योजना और वैसी, बाबूजी खाद की देखिए स्थिति, खाद का क्या है, 50 किलो की जगह 40 किलो है, रेट क्या है 4 गुना कर दिया। और उज्ज्वला योजना उससे संबंधित बता रहे हो शायद गैस से, गैस सिलेंडर क्या था 370 का था,
और बीजेपी के जमाने में कितना मिला? 1100 के करीबन मिला। अब चुनाव आ गए तो वो 850 पे आ गया। मतलब चुनाव आते ही डिस्काउंट हो जाता है। चुनाव पे डिस्काउंट है। और आपने पेट्रोल का रेट देखा होगा, पेट्रोल 100 पार कर गई, अब 95 पे आ गई, केवल चुनाव के कारण। तो ये बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि चुनाव के समय पे सपने दिखाओ, झूठ बोलो, तेज बोलो, ज्यादा बोलो और सत्य बना दो। तो फिर अब माहौल चेंज होने वाला है। मैं तो पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये चेंज होगा और होना भी चाहिए। दादा क्या लग रहा है, आपके सामने तमाम चुनाव आए, तमाम गए और तमाम चुनाव आपने नजदीकी से देखे, क्या लग रहा है कि इस बार हाथरस लोकसभा का माहौल क्या है? ये सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री, उसकी बराबर झूठा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। उसने जो कुछ भी कहा पिछले विगत चुनाव में, जो सहयोग करने के लिए जनता के लिए कहा गया, हमारे साथी ने सब कुछ बताया आपको, उनमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, वो अपने को ये कहते हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बताते हैं। अरे वो क्या ये जानते हैं कि इसी गिलास तहसील में किसी को भी मैं या इस अकेले एक उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूँ इजलास के बारे में, कि किसी को भी जानते हैं। दूसरी चीज़ कहते हैं कि हम इलाज फ्री कर रहे हैं, ठीक है ना, और परिवार है। मैं परिवार, अगर मैं तो नहीं मानता कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। अगर उनको ये मालूम होता कि वास्तव में उनका परिवार का सदस्य होता तो उन्हें ये भी मालूम होता कि मैं किन परिस्थितियों में जी रहा हूँ। मुझे कैंसर है, मेरी पत्नी को कैंसर है, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, कि क्या मैं इलाज करवा सकता हूँ? और आयुष्मान कार्ड के लिए 6 मेंबर होने चाहिए, तब आयुष्मान कार्ड बनता है। एक और हमें 2 तो हमारा तो कभी बन ही नहीं सकता, हमें कोई लाभ मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरीके से ये सब ढोंगबाजी है और परिवर्तन बहुत आवश्यक है। और इंडिया गठबंधन को यहाँ की जनता वोट कास्ट करेगी। इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट करेगी, परिवर्तन की लहर बना ली है। इसका मतलब एक हाथरस में एक नया इतिहास रचा जाएगा 91 से लेकर 2024 तक। और जब से हाथरस लोकसभा बनी तब से लेके अभी तक ना सपा और ना बसपा कभी भी कोई एमपी नहीं बना। ये आवश्यक नहीं कि जो कल है वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। ये आप बार बार ये इतिहास शब्द आता है, ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। इतिहास परिवर्तन होने में क्षण भर लगती है। किसी समय वो था कि जब बीजेपी का नामो निशान मिट गया था पूरे भारत देश से, आज बीजेपी किसी चरम पे पहुंची थी। और पतन होने में भी ये जीवन जो है एक साइकिल के पेडल की तरह है। आज जो बीजेपी उछाल पे है भारतीय जनता पार्टी, तो ये निश्चित है साइकिल के पेडल की तरह नीचे भी आना सुनिश्चित है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, आज जो भाषण देते हैं, अपने जहाँ भी रैलियाँ करते हैं, रोजगार पे, महंगाई पे, विकास पे एक शब्द नहीं बोलते। आप बोलते हैं सिर्फ दूसरी पार्टियों पे कमेंट पास करने के लिए, उनकी बुराइयां गिनाने के लिए। अगर आपको अपने विकास पे इतना विश्वास है तो अपना विकास गिनाइए, अपने कार्य गिनाइए। दूसरी पार्टी तो अपने आप पतन हो जाएगा, लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है अपने विकास पे, अपने जो किए हुए कार्यों को सही रूप से गिनाने के लिए। और आजकल हर नौकरी को इन्होंने एक संविदा के रूप में परिवर्तित कर दिया। आदमी पढ़ रहा है, बच्चा एजुकेशन पूरी लाइफ खराब करता है, माता पिता कैसे कैसे कमा के पढ़ाते हैं और उसे संविदा के रूप में परिवर्तित कर दिया। नौकरी पाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है कि मेरी लाइफ सेटल है, पता नहीं कब निकाल के खड़ा कर देंगे, मन मर्जी मान दे देंगे। ये आज की दौर जो है, रोजगार पे बिल्कुल इनका ध्यान आकर्षित नहीं है, महंगाई पे बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं है। बढ़ रहा है, बढ़ते रहिए, 19 का 20 कर देंगे चुनाव आते ही, फिर वो चौगुना करके फिर वसूल लेंगे। और आप कहते हैं कि किसानों को सम्मान निधि देते हैं। किसानों को सम्मान निधि के रूप में यहाँ पे देखिए, तहसील स्तर पे छोड़िए, किसी भी ऑफिस में देखिए, दूना करके पेमेंट ले लिया जाता है। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल अंकुश नहीं है। बीजेपी कार्यकाल में आज की देश जनता जो है वाकई में अब ऊब चुकी है। विगत 2 कार्यकालों से अब जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है, फिर भी चुनाव जो भैया हम देख रहे हैं, प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पे, योगी मोदी के नाम पर, फिर ऐसा नौबत क्यों आनी पड़ रही? प्रत्याशी का चेहरा नहीं दिखाया जाता कि भैया कौन लड़ा है, योगी मोदी, चेहरा एक दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है हाथरस की जनता का और परिवर्तन आखिर किस तरीके का होने वाला है? देखिए, हम अधिवक्ता हैं, हम अपनी मुद्दे से ही बात करना शुरू करेंगे।
अधिवक्ताओं का लंबे अरसे से ये मांग रही है कि भाई यहाँ पर एक हाई कोर्ट की बेंच स्थापित किया जाए, ताकि हम जो लोग हैं इतनी लंबी दूरी तक हमारा जो आदमी जाता है, आम आदमी, और उसमें पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, उसके लिए दशकों से अधिवक्ता बंधु अपनी मांग रख रहे हैं आम पब्लिक की भलाई के लिए। अधिवक्ता का अपना कुछ नहीं होता, अधिवक्ता तो अपनी आम, और दशकों से हम लोग जो है इस मांग को रख रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम शनिवार का हम आंदोलन कर रहे हैं, इससे हमारा भी नुकसान है, हम ये मानते, बादकारी का भी नुकसान है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन आंदोलनों से ही हमारे देश का ये भविष्य रहा है, रहा है हमारे बीच में पहले से ही, गांधी जी के ज़माने से, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के ज़माने से, तमाम जो हमारे पुराने लोग हुए हैं कि आंदोलनों के आधार पर उन्होंने देश को आज़ाद कराया, आंदोलन के आधार पर ही उनकी मांग मानी गई, आंदोलन के आधार पर ही हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज दशकों से जो अधिवक्ताओं का आंदोलन है, इसको कतई नहीं इनके द्वारा माहौल क्या रहने वाला है? इनको सुना नहीं जा रहा। अधिवक्ता बंधु तो सारे इनसे इस बात से नाराज हैं कि इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई इसकी मांग रखते हुए दशकों से आंदोलन चल रहा है, इनके कान पर जू नहीं रह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हम पब्लिक की बात जहाँ आती है, यहाँ पर व्यवस्था इस तरह की है हमारे यहाँ कि इन्होंने श्री रामचंद्र जी एक भगवान के रूप में हैं, और भगवान के रूप में सभी लोग मानते हैं। पब्लिक तो इसलिए और नाराज है इनसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम लेके आए, इतने दिन बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, क्या उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं थे? भाई रामचंद्र जी हमारे सबके हृदय में, हमारे पूरे भारत के हृदय में बसे हुए हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके में है वो यहाँ के। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का आप देखिए, 22 जनवरी में इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा भगवान आए हैं इतने दिन बाद। क्या मन में क्या है? बहुत लंबा स्टेटमेंट। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पब्लिक इनसे इतनी नाराज है कि इनके ऑप्शन क्या रहा है? आराध्य देवों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने आप को उनसे भगवानों से ऊपर मान रहे हैं। ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन ये निकल के आ रहा है कि अब एक चीज मुद्दा, एक इससे खास करके मैं इगलास की बात करना चाहूंगा। इगलास से हमेशा बाहरी प्रत्याशी आता है, चाहे एमएलए आवे चाहे एमपी आवे, लेकिन अब की बार जो एमपी है वो बहुजन समाज पार्टी का स्थानीय प्रत्याशी है, क्योंकि वह सादाबाद का रहने वाला है और सादाबाद के नाते वो यहाँ का मूल निवासी है, और इगलास विधानसभा भी उसी में आती है, हाथरस लोकसभा में, इसलिए वो मजबूत है। और आज हमारी बसपा परचम, तो इस बार बसपा परचम मैं ये कहना चाह रहा, अब आज जो मुद्दा उठा है इसका, अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाजपा को हराया, क्योंकि ये बात कभी पहले हमेशा मुसलमान के दिमाग में आया करती थी कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको मतदान करेंगे। आज यहाँ ये बात आ रही है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको मतदान करेंगे। इसलिए आज मुसलमान भी सोचने को मजबूर है कि क्योंकि हमेशा बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर आती है, और पिछली बार हमारे साथ बघेल समाज, जो हमारा पार्टी का जो कैडर वोट बैंक था बघेल समाज का, उसको छोड़ के ज़्यादातर बघेल समाज के वोट अन्य पार्टियों को मिले थे। इसलिए आज पूरा बघेल समाज 100% आज हमारे साथ है। तो एक ही समाज उस गड्ढा जो हुआ हमारे बीच में, जो सेकंड नंबर का, उसको पूरा कर रहा है। अब जो पूरा करा तो लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है, मुसलमानों के दिमाग में आ रही है, चौधरी समाज के, ब्राह्मण समाज के ये दिमाग में बात आ रही है कि भाई जो दूसरे स्थान पर रहा है वही इसको हरा सकता है भाजपा को। तो सारे लोग गठबंधन में नहीं, गठबंधन की अभी एडवोकेट आपके सामने नहीं, इन्होंने ये कहा है कि देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। कहाँ से वोट जाएगा भैया? जैसे सत्ता परिवर्तन की लहर है, जो प्रत्याशी विजयी होता दिखेगा उसकी तरफ वोट ज्यादातर डाइवर्ट हो जाएगा। दादा कहाँ जाएगा? गठबंधन के लिए मैं और क्लियर बता दूंगा आपको कि इगलास विधानसभा क्षेत्र में 2 कौम सबसे बड़ी हैं, एक जाट, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है, और यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी एमएलए रहे हैं, एमपी भी रहा है, समझे ना। तो उन सब का रुझान जो है गठबंधन के लिए। रोज साहब गठबंधन में रुझान है, वो अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन एंड टाइम पर जो कहाँ रुझान है दादा इस बार? वैसे गठबंधन का ही दिख रहा है। लो बराबर में भी गठबंधन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये लोग, लेकिन मेरा जो मानना है, आप अपना मानना। नहीं, इन्होंने ये कहा था सभी ने पहले, अभी आपके सामने नहीं, आपके सामने ये कहा था कि ये देख रहे हैं अभी हम कि कौन प्रत्याशी। दोबारा भैया कहाँ जाएगा? गठबंधन का ही ज्यादा लग रहा है। मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, ये एक व्यक्तिगत बात होती है। देखिए राजनीतिक सरगर्मियां बिल्कुल लगातार गर्म होती जा रही हैं, और तमाम ये एडवोकेट हमारे साथ में मौजूद थे, इनसे हमारी तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई। तो कहीं ना कहीं एडवोकेटों के मन में यही है कि इस बार परिवर्तन जरूर होना चाहिए। हालांकि 7 तारीख को तीसरे चरण में हाथरस लोकसभा में मतदान होना है, और 3 मौजूदा प्रत्याशी, यानी कि अभी की बीजेपी की बात करें तो अनिल वाल्मीकि मैदान में है, जसबीर वाल्मीकि समाजवादी का दामन थामे हुए, वही बसपा से हेम बाबू धनगर, वो बसपा से हैं। आखिर ताज किसके सर बंधेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि प्रत्याशी, उनके समर्थक
जीत का दावा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आखिर ताज किसके सर बंधेगा, ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। मैं जोगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।